क्या एक निर्जीव बर्तन खाना पका सकता है? मतलब अगर आज कोई ये सवाल किसी से पूछे तो शायद सामने वाला हंसने लगेगा। बिल्कुल। लोग कहेंगे कि भाई बर्तन में दिमाग थोड़ी है, खाना तो इंसान पकाता है। हाँ, है ना। लेकिन जरा सोचिए कि प्राचीन भारत के जो सबसे महान व्याकरणविद थे, उन्होंने सदियों तक इस बात पर बहुत ही गंभीर बहस की थी कि एक मामूली बर्तन में भी कर्ता यानी काम करने वाला बनने की शक्ति होती है। जी, और आज की इस गहन चर्चा में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम ठीक इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एग्जैक्टली। और हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो है पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र अन्न प्रतिषेधाच्च, जो अध्याय 3 पाद 4 सूत्र 19 है, और उस पर लिखे गए भाष्य और टीकाओं के कुछ बेहद जटिल अंश। और हमारा मिशन यहाँ बहुत साफ है। हमें इस प्राचीन व्याकरणिक बहस को डीकोड करना है। मतलब हमें ये समझना है कि हजारों साल पहले के जो विचारक थे, वो शब्दों, क्रियाओं और कर्ता के बीच के रिश्ते को आखिर कैसे देखते थे। सही कहा। और मुझे लगता है कि ये चर्चा ये साबित कर देगी कि व्याकरण सिर्फ स्कूल में रटाए जाने वाले वो बोर्डिंग नियमों की किताब नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक पूरा का पूरा दार्शनिक चश्मा है। बिल्कुल। और इन टिकाओं को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है, वो ये है कि ये प्राचीन विद्वान केवल शब्दों की शुद्धता तक सीमित नहीं थे। मतलब वो एक प्रकार की वैचारिक भौतिकी, जिसे हम अंग्रेजी में फिजिक्स ऑफ थॉट कह सकते हैं, उसका निर्माण कर रहे थे। फिजिक्स ऑफ थॉट, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब हम कहते हैं कि हम एक पेड़ देख रहे हैं, तो वो पेड़ असल में बाहर है या हमारे दिमाग में उस शब्द से बनी एक छवि है। इन विचारकों का मानना था कि भाषा हमारी वास्तविकता को सिर्फ बयां नहीं करती, बल्कि उसे गढ़ती है। मतलब वो रियलिटी बनाती है। जी, वे ये जानना चाहते थे कि अर्थ का असली वजन कहाँ टिकता है। क्या वो उच्चारण में है, भाव में है, या उस भौतिक वस्तु में है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत में ही एक बहुत ही भारी भरकम और थोड़ा डरावना सा शब्द आता है, अभ्युपगम विरोध। हाँ, ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हाँ, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो यह बताया गया है कि अपनी ही मानी हुई बात का स्वयं खंडन कर देना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये व्याकरण में कैसे लागू होता है? देखिए, यहाँ पूरी बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या कोई शब्द किसी ठोस वस्तु को दर्शाता है, जिसे स्रोत में द्रव्य कहा गया है, या फिर वह सिर्फ एक काम को यानी क्रिया को दर्शाता है। अच्छा, जैसे स्रोत में पाचक यानी पकाने वाला और देवदत्त जैसे नामों का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज की दुनिया से जोड़ूं, तो मान लीजिए हम किसी एथलीट को देखकर कहते हैं, अरे वो तो मशीन है। तो हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो लोहे और तारों का बना है ना? लेकिन उस दौर में ये व्याकरणविद इस बात पर इतना क्यों उलझे थे कि किसी शब्द का मुख्य अर्थ क्या है और गौण अर्थ यानी सेकेंडरी मीनिंग क्या है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि प्राचीन विद्वान भाषा की तार्किक स्थिरता यानी उसके लॉजिकल बेस को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर बुनियाद हिली तो पूरी भाषा ढह जाएगी। द्रव्य यानी कोई ठोस भौतिक वस्तु या व्यक्ति और संख्या के बीच एक बहुत ही तकनीकी और गहरा संबंध होता है। संख्या मतलब एक वचन बहुवचन वाली संख्या? जी बिल्कुल। जब कोई पाचक कहता है तो इस शब्द में पकाने की क्रिया साफ नजर आती है, लेकिन वैयाकरण ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये शब्द सिर्फ उस पकाने के एक्शन को बता रहा है या उस इंसान को जो असल में पका रहा है। ओके, तो कंफ्यूजन ये था कि फोकस एक्शन पर है या इंसान पर। एग्जैक्टली। और ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि भाषा में हम हमेशा संख्या का उपयोग करते हैं, जैसे एक पाचक, दो पाचक या बहुत सारे पाचक। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अगर कोई ये जिद पकड़ ले कि पाचक शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ पकाना है, इंसान नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं सिर्फ क्रिया को बहुवचन में बोल दूं तो आसमान थोड़ी टूट पड़ेगा। आसमान तो नहीं टूटेगा, लेकिन भाषा का पूरा तार्किक ढांचा जरूर टूट जाएगा। और यहीं पर वो अभ्युपगम विरोध पैदा होता है। वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, संख्या हमेशा किसी द्रव्य यानी किसी ठोस वस्तु पर ही टिक सकती है। क्रिया या गुण को गिना नहीं जा सकता। कोई दो पकाना या चार पकाना नहीं कह सकता। ओहो, हाँ ये तो है। हम दो पकाने वाले व्यक्ति कह सकते हैं। बिल्कुल।
इसलिए अगर हम यह तर्क मान लें कि पाचक शब्द केवल क्रिया को दर्शाता है और उसमें कोई द्रव्य या व्यक्ति है ही नहीं, तो उस शब्द के साथ एक वचन या बहुवचन का प्रयोग कैसे होगा? मतलब बिना किसी भौतिक वस्तु के संख्या का जुड़ना असंभव है। जी, अगर हम व्याकरण के नियम बनाते हैं कि शब्दों के बहुवचन होते हैं और फिर कहते हैं कि शब्दों में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, तो हम अपनी ही बात काट रहे हैं ना? अरे हाँ, इसी को तो अभ्युपगम विरोध कहते हैं, अपनी ही बात का खंडन करना। एग्जैक्टली। इसी तार्किक पतन को रोकने के लिए उन्होंने जोर दिया कि मुख्य अर्थ में एक द्रव्य का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अब समझ में आया। तो मतलब उन्हें एक ऐसा बेस या नींव चाहिए थी जिस पर वे व्याकरण के बाकी नियम जैसे संख्या और लिंग को मजबूती से टिका सकें। बिल्कुल सही। क्योंकि बिना इंसान या वस्तु के आप ये तय ही नहीं कर सकते कि शब्द एक वचन है या बहुवचन। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए स्रोत में सिंह यानी शेर का वो मशहूर उदाहरण दिया गया है। जी, वो शेर वाला उदाहरण बहुत ही क्लासिक है। मुझे ना ये हिस्सा पढ़ते हुए थोड़ी हैरानी हुई थी। मतलब जब कोई कहता है कि देवदत्त शेर है, तो सीधा सीधा मतलब तो यही है कि देवदत्त बहादुर है। तो प्राचीन विद्वान इस बात पर क्यों लड़ रहे थे कि वो असली शेर है या नकली शेर? वे इसलिए बहस कर रहे थे क्योंकि वे अर्थ के स्थानांतरण यानी मीनिंग के शिफ्ट होने की प्रक्रिया को डिकोड करना चाहते थे। मीनिंग कैसे शिफ्ट होता है? देखिए, स्रोत बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताता है कि जब किसी इंसान को सिंह कहा जाता है, तो वहां शेर के जो भौतिक लक्षण हैं जैसे अयाल होना, पूंछ होना या चार पैर होना, वे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। हाँ, जाहिर है, इंसान के चार पैर तो नहीं होते। जी, तो मतलब मुख्य अर्थ जो कि जंगल का वो जानवर है, यहाँ काम नहीं आ रहा है। तो अगर मुख्य अर्थ काम नहीं आ रहा है, तो फिर उस इंसान को शेर का टाइटल मिल कैसे गया? मतलब क्या ये सिर्फ एक काव्य की कल्पना है, पोएट्री है? नहीं, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये भाषा का एक बहुत ही सटीक मैकेनिज्म है। इसे स्रोत में प्रसहकारित्वादी गुण कहा गया है। प्रसहकारित्वादी गुण, इसका मतलब? इसका मतलब है शेर की आक्रामकता, उसकी निडरता या झपट्टा मारने की उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति। जब मुख्य अर्थ फेल हो जाता है, तब भाषा उस शब्द के गौण अर्थ, जिसे हम सेकेंडरी मीनिंग कहते हैं, उसको सक्रिय कर देती है। अच्छा, तो शेर का वो जो अमूर्त गुण है, जो बहादुरी है, वो उस व्यक्ति यानी देवदत्त नाम के द्रव्य से जाकर जुड़ जाता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे मानव मस्तिष्क एक भौतिक जानवर को एक अमूर्त गुण में बदल सकता है और फिर उस गुण को एक दूसरे इंसान पर थोप सकता है। यहाँ आकर बात ना बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर शब्दों के अर्थ इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा सकते हैं, तो फिर जो हमारी रोजमर्रा की साधारण संज्ञाएं हैं, जो नाउन है, उनका असल मतलब क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और इसी बिंदु से हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत बड़े और पुराने दार्शनिक विवाद की ओर मुड़ती है, गाय का विवाद। जी, गो शब्द का विवाद। स्रोत में आकृत्य अधिकरण नाम के एक सिद्धांत पर लंबी चर्चा है। मतलब जब कोई गाय कहता है, जिसे संस्कृत में गो शब्द कहा गया है, तो आखिर बात किसकी हो रही है? क्या बात किसी एक विशेष सामने खड़ी गाय की हो रही है, जिसे स्रोत व्यक्ति या इंडिविजुअल कहता है? या फिर बात गायपन की हो रही है, जिसे आकृति या यूनिवर्सल फॉर्म कहा गया है? एग्जैक्टली। ये सवाल भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक है। व्यक्ति बनाम आकृति। क्या शब्द किसी एक भौतिक इकाई को दर्शाता है या वो उस पूरी प्रजाति के सार को दर्शाता है? अगर मैं इसे आज के डिजिटल युग की तकनीक से जोड़कर देखूं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं स्मार्टफोन कहूं। अच्छा, कैसे? मतलब जब मैं स्मार्टफोन कहती हूं, तो क्या मैं दुनिया के हर फोन के पीछे जो एक मास्टर ब्लूप्रिंट या आइडिया है उसकी बात कर रही हूं, या फिर मैं सिर्फ उस कांच और धातु के टुकड़े की बात कर रही हूं जो इस वक्त मेरे हाथ में है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो ये उपमा बहुत सटीक बैठती है। मीमांसकों और व्याकरणविदों के लिए ये सवाल सिर्फ थ्योरी का नहीं था, ये जीवन मरण जैसा था। जीवन मरण? इतना सीरियस कैसे? इसकी वजह बहुत तार्किक है। कल्पना कीजिए कि अगर गो शब्द का अर्थ सिर्फ किसी एक विशेष गाय तक सीमित है। मान लीजिए वह काली गाय जो किसी मैदान में घास चर रही है। ठीक है, मान लिया। तो अगर गाय शब्द सिर्फ उसी एक जानवर का नाम है, तो कल जब कोई दूसरी सफेद रंग की गाय पैदा होगी तो उस नई गाय को हम क्या कहेंगे? अरे बाप रे, तब तो उसके लिए एक नया शब्द बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि पुराना शब्द तो सिर्फ उस पहली काली गाय के लिए रिजर्व था।
अगर ऐसा हुआ तो ये तो भाषा में पूरी तरह से अराजकता फैला देगा। दुनिया में जितने इंसान, जानवर या पेड़ पैदा होंगे, हमें उतने ही नए शब्द बनाने पड़ेंगे। जी, और इंसान की याददाश्त तो वैसे ही जवाब दे जाएगी। हाँ, डिक्शनरी तो फटी जाएगी हमारी। बिल्कुल। इसी भाषाई अराजकता को रोकने के लिए मीमांसकों ने आकृत अधिकरण में ये निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तिवादिता यानी इंडिविजुअलिज्म को शब्द का मुख्य अर्थ नहीं माना जा सकता। मतलब उन्होंने उस लोकल डिवाइस वाले आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। जी, इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। उन्होंने सिद्ध किया कि जब कोई गाय कहता है तो वो उस आकृति या सार्वभौमिकता की बात कर रहा होता है जो दुनिया की हर गाय में एक समान रूप से मौजूद है। मतलब वो गायपन। हाँ, वह गायपन शाश्वत है। व्यक्ति पैदा होते हैं, मर जाते हैं, काली गाय आती है, सफेद गाय आती है, लेकिन वो जो आकृति है वो कभी नष्ट नहीं होती। शब्द हमेशा उस आकृति को ही संबोधित करता है। वाओ! और इसी वजह से हम कुछ हजार शब्दों के सहारे इस असीमित और अनंत दुनिया का बड़ी आसानी से वर्णन कर पाते हैं। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार इस सार्वभौमिक सत्य या आकृति का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पर चलिए एक बात बताइए, अगर संज्ञा या नाउन केवल एक आइडिया या आकृति है, तो वो आइडिया वास्तविक दुनिया में कोई काम कैसे कर सकता है? विचार तो खुद चल के खाना नहीं पका सकते ना। हाँ, विचार खाना नहीं पका सकते, और यहीं से व्याकरण का सबसे बड़ा सिरदर्द शुरू होता है। और यहीं से हमारी चर्चा उस हिस्से पर आती है जो शायद स्रोत में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं क्रिया और कर्ता के संबंध की। कोई क्रिया ये कैसे तय करती है कि काम कौन कर रहा है? ये व्याकरण का वो क्षेत्र है जहां भाषा और क्रिया विज्ञान यानी एक्शन मैकेनिक्स आपस में बुरी तरह टकराते हैं। यहीं पर प्राचीन विद्वानों ने भावना, जिसका अर्थ यहाँ कोई इमोशन नहीं बल्कि कार्य करने की प्रेरणा या शक्ति है, और कारक विभक्तियों का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। और यहीं पर स्रोत हमें कुछ ऐसे उदाहरण देता है जो पहली नजर में मतलब बिल्कुल बेतुके लगते हैं। जैसे स्थाली पचती, जिसका मतलब बताया गया है बर्तन खाना पकाता है, और काष्ठानी पचंती, जिसका अर्थ है लकड़ियां खाना पकाती हैं। जी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। रुको, बर्तन खाना कैसे पका सकता है? शेफ खाना पकाता है, कोई इंसान खाना पकाता है, देवदत्त पकाता है। जाहिर सी बात है। तो क्या संस्कृत का व्याकरण हमें जानबूझकर भ्रमित कर रहा है, या फिर यहाँ कोई व्याकरणिक लूप होल है जिसे प्राचीन विद्वान किसी तरह छुपाने या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि प्राचीन विचारक कार्य यानी एक्शन को कैसे देखते थे। वे इन वाक्यों को कोई भ्रम या गलती नहीं मानते थे। अच्छा, तो वो इसे क्या मानते थे? वे इसे भाषा की ताकत और उस भौतिक वस्तु की योग्यता यानी उसकी कैपेबिलिटी के रूप में देखते थे। योग्यता? एक निर्जीव बर्तन की क्या योग्यता हो सकती है? मतलब उसमें न जान है, न वो हिल सकता है, और न ही वो खुद सोच सकता है कि आज चावल पकाने हैं या दाल। तो फिर वो कर्ता कैसे बन गया? इसे ऐसे समझिए, जब देवदत्त खाना पकाता है तो पकाने की वो जो पूरी क्रिया है, जिसे स्रोत में व्यापार कहा गया है, वो कई स्तरों पर हो रही है। ठीक है। देवदत्त का खुद का व्यापार क्या है? लकड़ी जलाना, बर्तन को चूल्हे पर रखना, उसमें चावल और पानी डालना, बस। हाँ, इतना ही काम करता है इंसान। इसके बाद देवदत्त का सीधा काम खत्म हो जाता है। वो शायद वहां से हटकर कुछ और करने लगे, टीवी देखने लगे या बाहर चला जाए। अब उस उबलते हुए पानी और चावल के साथ असली काम कौन कर रहा है? देवदत्त तो जा चुका है, तो जाहिर है अब तो बर्तन ही चूल्हे पे है और वही सब कुछ संभाल रहा है। ठीक कहा। आग की प्रचंड गर्मी को सहना, उस गर्मी को समान रूप से पानी और चावल तक पहुंचाना, और उस पूरे मिश्रण को तब तक अपने अंदर धारण किए रखना जब तक कि चावल पूरी तरह से पक ना जाए, ये सब कौन कर रहा है? ये काम तो वो बर्तन कर रहा है। एग्जैक्टली। इसे स्रोत में धारणाख्य व्यापार कहा गया है, यानी होल्डिंग और कंटेनिंग एक्शन। असल में बर्तन व्याकरण की तकनीकी भाषा में अधिकरण है। अधिकरण मतलब बेस। जी, अधिकरण का मतलब होता है बेस या लोकेशन, वो जगह जहां क्रिया हो रही है। लेकिन उस विशिष्ट समय में पकाने की क्रिया में उस बर्तन का योगदान इतना अधिक सक्रिय और अहम हो जाता है कि व्याकरण उसे केवल एक जगह मानने से इनकार कर देता है। ओह, तो वो क्या बन जाता है? वह उसे अधिकरण के सामान्य पद से उठाकर
कर्ता यानी एक्शन करने वाले के सिंहासन पर बिठा देता है। वाह, मतलब तो इसका मतलब ये है कि व्याकरण उस वस्तु को कर्ता मान लेता है जिसका उस पल में उस एक्शन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब वो इस बात की परवाह नहीं करता कि बर्तन में जान है या नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि काम कौन करवा रहा है। जी, और इस पूरी प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में उपचार कहा जाता है, जिसका मतलब है सेकेंडरी एप्लीकेशन। उपचार, ओके। यद्यपि बर्तन में अपनी कोई चेतना या स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन उस खास क्रिया को अंजाम देने में उसकी क्षमता इतनी प्रबल है कि भाषा उसे सम्मान देते हुए कर्ता मानने लगती है। क्या बात है। जब हम कहते हैं कि बर्तन पकाता है, तो भाषा एक तरह से उस निर्जीव वस्तु के सक्रिय योगदान को मान्यता दे रही है। यह दिखाता है कि व्याकरण कितना लचीला और सूक्ष्म है। मतलब हर चीज का एक रोल होता है। बिल्कुल, वो ये पहचानता है कि दुनिया में किसी भी काम के होने में सिर्फ इंसान का ही रोल नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की हर भौतिक चीज का एक बहुत ही एक्टिव और जरूरी रोल होता है। ये तो सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाली बात है। हमने इस डीप डाइव की शुरुआत एक सवाल से की थी कि क्या कोई निर्जीव चीज कर्ता हो सकती है। जी। हमने भाषा को एक तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जी। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि स्रोत सामग्री के ये प्राचीन नियम सिर्फ भाषा के नीरस या रूखे नियम नहीं है जिन्हें बस एग्जाम के लिए रटना पड़े। बिल्कुल नहीं, वे मानव चेतना के सबसे पुख्ता प्रमाण हैं। चाहे वो किसी इंसान के भीतर के शेल को पहचानना हो और उसे एक नया अर्थ देना हो, या गाय शब्द के पीछे छिपे उस सार्वभौमिक आइडिया को खोजना हो जिससे दुनिया की हर गाय जुड़ी है ताकि भाषा में अराजकता ना फैले। जी। या फिर एक निर्जीव बर्तन की मेहनत को पहचानकर उसे खाना पकाने वाला कर्ता बना देना हो। ये सब दर्शाता है कि भाषा केवल एक उपकरण नहीं है जो चुपचाप दुनिया का वर्णन करती है। हाँ, वो सिर्फ लेबल नहीं लगा रही है। जी, भाषा बहुत ही सक्रिय रूप से हमारे लिए दुनिया का निर्माण करती है। हम इस दुनिया को सिर्फ उतना ही और वैसे ही समझ सकते हैं जितनी हमारी भाषा हमें अनुमति देती है। सही बात है। और यही बात आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और आधुनिक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। वो कैसे? देखिए, हजारों साल पहले प्राचीन विद्वानों ने देखा था कि व्याकरण कैसे एक निर्जीव बर्तन को, एक स्थाली को कर्ता का दर्जा दे सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम को पूरा करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अब आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में देखिए, हम हर दिन खबरें पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई, या इस एल्गोरिदम ने शेयर बाजार में ये बड़ा फैसला लिया। जी बिल्कुल पढ़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अनजाने में आज भी वही हजारों साल पुरानी भाषाई चाल नहीं चल रहे हैं? मतलब क्या ये मशीनें, ये कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम सच में अपने आप में करता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या उनमें अपनी कोई चेतना आ गई है, या वे सिर्फ आज के युग की नई स्थाली, नए बर्तन हैं जो काम तो बहुत शानदार कर रहे हैं, लेकिन असली कर्ता, वो इंसान जिसने वो कोड लिखा है, वो कहीं पीछे पर्दे के अंधेरे में छिप गया है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या हमारी भाषा आज भी हमें ये भ्रम दे रही है कि उपकरण ही कर्ता बन गया है? लोग इस पे जरूर विचार करें। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। शुक्रिया।